दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म जॉनी मेरा नाम के बनने की कहानी। बचपन में मैं रेडियो पे सुनता था, जॉनी जिसकी तलाश पुलिस को है, जॉनी जिसकी तलाश हेमा मालिनी को है, जॉनी जिसकी तलाश प्राण को है। देखिए फिल्म जॉनी मेरा नाम। और जब मैं अखबार देखता था तो उसमें एक बहुत बड़ा विज्ञापन होता था, ओनली सन हैज़ मोर ऑडियंस देन जॉनी मेरा नाम। इसका मतलब है कि सूरज भगवान के नीचे जितने लोग हैं, जितने लोग सूर्य भगवान के दर्शन करते हैं, उसकी संख्या के बाद यदि कोई बड़ी संख्या है तो वो जॉनी मेरा नाम फिल्म के दर्शकों की है। ये एक एग्जेजरेशन ज़रूर था, पर कुछ हद तक बात सच थी, क्योंकि फिल्म बहुत ही कामयाब रही। इस फिल्म ने वर्ष 1970-71 में 4 करोड़ रुपया बनाया, जिसकी आज हम वैल्यू देखें तो 577 करोड़ 577 करोड़ रुपये की वैल्यू इसकी होती है। इस फिल्म की एक विशेषता ये भी थी कि 1957 से 71 तक जो भी ऐसी फिल्में बनी जिनमें देव साहब हीरो थे और गोल्डी साहब डायरेक्टर थे, वो सब नवकेतन फिल्म ने ही बनाई। पर इस फिल्म में प्रोड्यूसर अलग थे। प्रोड्यूसर थे गुलशन राय, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर थे। उन्होंने कई फिल्में डिस्ट्रीब्यूट की थी पहले, उनमें ज्वेल थीप भी थी। और ज्वेल थीप की अपार कामयाबी के बाद गुलशन राय साहब ने गोल्डी और देवानंद साहब से रिक्वेस्ट किया कि मैं एक प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। तो उन्होंने मदद की, और मदद भी क्या की, 577 करोड़ रुपए की कमाई। काश ये फिल्म के प्रोड्यूसर नवकेतन खुद होते तो ये 577 करोड़ रुपया नवकेतन कंपनी के खाते में चला जाता। फिल्म की विशेषता है इसका डायरेक्शन, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, एडिटिंग और बहुत बड़ी एक्टिंग। सबसे बड़ा श्रेय मैं देता हूँ विजय आनंद साहब को। इन्होंने इस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। फिल्म की कहानी के नारायण की है, पर फिल्म की स्क्रिप्ट, फिल्म के संवाद और स्क्रीन प्ले, एडिटिंग, ये सब विजय आनंद साहब ने लिखी, जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। उन्होंने लगातार 4 हफ्ते तक अपने आप को महाबलेश्वर के एक होटल के कमरे में बंद कर लिया, जिससे कि वो पूरा कंसंट्रेट करके बिना डिस्टर्ब हुए इसका स्क्रीन प्ले लिख सके। और इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने 1 हफ्ता और लगाया कमरे में बंद होकर फिल्म का क्लाइमैक्स लिखने के लिए, क्योंकि सब जानते हैं जॉनी मेरा नाम फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो भी अद्भुत है। फिल्म में देवानंद साहब बहुत हैंडसम लगे हैं। हेमा मालिनी जो उस वक्त 20-21 साल की थी, बहुत ही गॉर्जियस लगी है। इसके अलावा बहुत से अभिनेता हैं जिनसे बहुत अच्छा काम विजय आनंद साहब ने लिया है। प्राण साहब उस वक्त तक बुरे आदमियों के काम करने उन्होंने बंद कर दिए थे, अच्छे आदमी का रोल ही वो लेते थे। फिर भी इस फिल्म में यदि हम देखें तो उनका जो रोल है वो थोड़ा सा ग्रे शेड में है, क्योंकि बचपन में ही उनको भागना पड़ता है और वो एक विलेन प्रेमनाथ के लिए काम करते हैं। विलेन के लिए वो गलत काम भी करते हैं, बुरे काम करते हैं पूरी वफादारी के साथ। उनका ये डायलॉग भी है कि ये रास्ता हमने खुद ने चुना है, जहर हो या अमृत हो अपने अपने मर्जी से खाया है, तो गद्दारी मेरे खून में है नहीं है, मैं अपने बॉस के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करूँगा। तो ये उनके विचार थे। पर आखिर में जब उनको पता चलता है कि जॉनी उनका भाई है और उनके पिताजी का खून विलेन प्रेमनाथ ने किया, तो फिर वो इस बात के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि जॉनी के साथ मिलकर वो प्रेमनाथ को मारें। प्रेमनाथ का जिक्र करें तो बहुत ही महान अभिनय उनका है, जिसके बिना इस फिल्म की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रेमनाथ भी एक बहुत बड़े अभिनेता रहे हैं, आप सब जानते हैं, पर वर्ष 1955 से लेके 1965 तक 10 साल वो बिल्कुल गायब हो गए थे। उनकी कोई फिल्म आई नहीं थी। पर गोल्डी साहब से उनकी दोस्ती थी, तो गोल्डी साहब ने फिल्म तीसरी मंजिल में उनको बहुत अच्छा रोल दिया। और उसके बाद जॉनी मेरा नाम में उनको जो रोल दिया राय साहब भूपेंद्र सिंह का विलन, मेन विलन का रोल, वो रोल तो बेमिसाल है और उसमें प्रेमनाथ साहब अपनी छाप छोड़ गए। फिल्म में आई एस जौहर साहब के रोल का भी जिक्र करना पड़ेगा, जिनको इस फिल्म में बेस्ट कॉमिक परफॉर्मेंस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। आई एस जौहर साहब का इसमें 3 आदमियों का रोल है, 13 भूमिका है।
पहला राम, दूजा राम, तीजा राम। पहला राम एक पुलिस कांस्टेबल है, दूजा राम एक फ़्लाइट अटेंडेंट है और तीजा राम एक कसिनो में वेटर है। और तीनों की शक्ल आपस में मिलती है क्योंकि तीनों जुड़वा हैं। पहला दूजे का जुड़वा, दूजा तीजे का जुड़वा, तो जाहिर है कि तीजा पहले का जुड़वा। बात कुछ गोल गोल है, सर्कुलर सर्कल। उनकी महान एक्टिंग की सराहना हुई। उसके साथ ही फिल्म में जीवन साहब भी हैं, जिनका रोल छोटा है पर बहुत ही प्रभावशाली रोल है। और रंधावा जी भी हैं, दारा सिंह के भाई, जो इस फिल्म में पहले मोती यानी प्राण साहब का राइट हैंड होते हैं। पर उनसे एक गलती हो जाती है और आप जानते हैं अंडरवर्ल्ड में एक गलती होती है तो उसकी सज़ा बड़ी ख़तरनाक होती है। तो उस गलती की सज़ा उन्हें बहुत ही ख़तरनाक सज़ा मिली। फिल्म के गाने एक से बढ़कर एक है। गोल्डी साहब को पिक्चराइजेशन के लिए माना जाता है, तो उन्होंने स्पेशल पिक्चराइजेशन सॉन्ग्स का किया है। जैसे कि फिल्म वादा तो निभाया का जो गाना है, वो गाना उन्होंने नालंदा के रुइंस में उसकी शूटिंग की है। जैसा आप जानते हैं रिसेंटली नालंदा यूनिवर्सिटी के रुइंस का पुनरुद्धार हुआ है और अब वो बहुत सुंदर लगते हैं, पर उस वक्त तो बड़े खंडर थे। और उन खंडरों में जाकर विजय आनंद साहब ने इसका जोनी मेरा नाम के सॉन्ग ओ मेरे राजा वादा तो निभाया का बहुत ही खूबसूरत फिल्मांकन किया, जो कि बेमिसाल है। उसके अलावा उन्होंने काठमांडू के एक बहुत ही सुंदर गार्डन में नफ़रत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं वाला गाना रिकॉर्ड किया। और उससे भी बड़ा गाना है पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। इस गाने की रिकॉर्डिंग महबूब स्टूडियो में बनाए गए एक सेट पे हुई, जिसमें एक कमरे में बहुत सारी खिड़कियां हैं। दर्शक गिन ही नहीं पाते हैं कि कितनी खिड़की है। और एक के बाद एक खिड़की से निकलते हुए देवानंद साहब ये गाना गाते हैं, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। उसके अलावा बाबुल प्यारे बहुत हिट हुआ था। मंदिर में चोरी के वक्त का गाना है, चुप चुप मीरा रोए मोसे मोरा श्याम रूठा। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही सुंदर डायरेक्शन गोल्डी साहब का है। कहानी में इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। कहानी के बारे में मैं इतना कह दूं कि के नारायण साहब की जो कहानियाँ होती थी उसमें वो एक पैटर्न था कि एक इल्यूजिव कैरेक्टर वो लाते थे। जैसे ज्वेल थीफ में भी एक इल्यूजिव कैरेक्टर लाए थे, अमर अमर अमर। पूरी पिक्चर में अमर अमर होता है पर अमर कोई है ही नहीं। जोनी मेरा नाम में भी थोड़ी इस बात की झलक है कि राय साहब भूपेंद्र सिंह मेन विलेन है, जो कि हम प्रेमनाथ को देखते हैं, पर असल में प्रेमनाथ राय साहब भूपेंद्र सिंह नहीं है। राय साहब भूपेंद्र सिंह है सज्जन साहब, जो कि प्रेमनाथ साहब के भाई हैं, जिनको प्रेमनाथ साहब ने कैद कर रखा है और उनके नाम से वो सारे काले धंधे कर रहे हैं। अगर गाइड से जोनी मेरा नाम की तुलना करें तो जोनी मेरा नाम ने पैसा ज़्यादा कमाया, पर गाइड की जो कहानी है वो एक साहित्यिक कहानी थी। एक साहित्य अकेडमी का पुरस्कार उस कहानी ने जीता। तो उसको हम देखें तो कहानी जोनी मेरा नाम में कोई ख़ास नहीं है, पर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिहाज से जोनी मेरा नाम इतनी महान फिल्म बन गई कि एक साधारण कहानी पर भी इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर कैसे बनाया जा सकता है। ये विजय आनंद साहब का कमाल है, उनकी मेहनत का कमाल है। और एक तरह से देखें तो वो 1970 में आते आते क्रिएटिविटी के पूर्णत्व को प्राप्त हो गए थे, क्रिएटिविटी के चरम शिखर पे पहुंच गए थे। और तभी उन्होंने क्या किया, एक से एक बढ़कर इंसिडेंट सोचे। डायरेक्टर क्या करता है, कहानी के आधार पे इंसिडेंट सोचता है, फिर उनको आपस में गूंथता है। इतने सुंदर तरीके से इन इंसिडेंट्स को जोड़ा गया है कि दर्शक देखता ही रह जाता है। और इन शॉट्स पे बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के क्रिएटिविटी के साथ इनका फिल्मांकन करवाया गया है, जो कि विजय आनंद साहब ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता। तो इस फिल्म का अगर हम फिल्मांकन देखें तो पूरे विश्व के जो फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं वो फिल्म मेकिंग का पाठ पढ़ सकते हैं जोनी मेरा नाम से, कि कैसे ये फिल्म बनाई गई और कैसे इसमें स्टोरी का जो मेन थ्रेड है उसको कितने खूबसूरत तरीके से डिपिक्ट किया गया। जैसे कि उन्होंने ये किया कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डिपिक्ट किया। फिल्म में जॉनी जो खुफिया पुलिस का आदमी है वो एक कोशिश करता है कि किसी तरह से विश्वास जीत के वो गैंगस्टर्स के गिरोह में घुस जाए और उनका भंडाफोड़ करे, पर इसमें किसी को पता नहीं चलता।
सबसे पहले वो जीवन के संपर्क में आते हैं पुलिस में नकली कैदी बन के हवालात में। वहाँ से जो इतना कॉन्फिडेंस जीत लेते हैं कि वो उनको ये काम सौंप देता है कि हीरे का रैकेट लेके हेमा मालिनी जी के पास जाए, जो उस गिरोह के लिए एक मजबूरी में काम कर रही हैं। और जब वो हेमा मालिनी जी के पास जाते हैं कमरा नंबर 203, तो वहाँ सस्पेंस के साथ साथ क्राइम के साथ साथ रोमांस भी जोड़ दिया गया है। देवानंद साहब कहते हैं कि मैं होटल आया तो सोचा था किसी मोटे से बदसूरत से लफंगे से मुलाकात होगी, पर दरवाज़ा खुला तो मैं दंग रह गया। देखा 2 खूबसूरत आंखें मेरी ओर देख रही हैं और कह रहे हैं, जॉनी बेटा तेरी मंजिल यही है। और हेमा मालिनी को उनकी बकवास अच्छी नहीं लगती है, फिर भी वो उसको विश्वास दिलाने के लिए कि वो एक बुरे आदमी हैं, ये कह देते हैं कि अगर हीरा फंस गया मगर काम हो गया है, ये संदेशा 5,000 का है, तो मेरा भी एक 10,000 का संदेशा पहुंचा दीजिए। काम हो गया है मगर जॉनी फंस गया है। उनकी बातों में आकर हेमा मालिनी भी उनको अपने साथ ले जाती है, काठमांडू और गिरह के बाकी लोगों से मिला देती है। आगे चल के वो प्राण का कॉन्फिडेंस भी जीत लेते हैं और प्रेमनाथ जी का कॉन्फिडेंस भी जीत लेते हैं। सबसे बड़ी खूबसूरती दर्शकों जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि हीरोइन हेमा मालिनी जी को आखिर तक पता नहीं है कि जॉनी खुफिया पुलिस का आदमी है। शुरू में बुरा आदमी वो समझती हैं, बीच में इंटरवल के आसपास वो बताते हैं कि मैं आपके पिताजी के दोस्त का लड़का हूँ, पर ये फिर भी नहीं बताते कि मैं खुफिया पुलिस का आदमी हूँ। जॉनी खुफिया पुलिस का आदमी है ये पता हीरोइन को चलता है बिल्कुल क्लाइमैक्स के एंड में, जब देव साहब उनकी तरफ इशारा करते हैं। तो इतनी खूबी से बहुत खूबसूरत अभिनय और बहुत खूबसूरत डायरेक्शन का कमाल है कि आखिर तक ये सस्पेंस बना रहता है। तो इस महान फिल्म के बारे में अभी मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू वेरी मच।